छात्राओं, आज हम आप लोगों को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के विषय में बताएंगे। और इसके पहले हम आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में राष्ट्रीय ज्ञान पाठ्यक्रम 2005 के विषय में पढ़े हैं। तो पाठ्यक्रम के उस आयोग में पाठ्यक्रम के विषय में बताया गया था कि तीनों स्तरों के पाठ्यक्रम की व्यवस्था किस प्रकार से हो, इस पे चर्चा की गई थी। लेकिन अब आप लोगों को इसके आयोग का गठन कैसे हुआ, इसके विषय में इसमें बताया जाएगा कि इस आयोग में कितने सदस्य थे, कि कितने सदस्यों की एक कमेटी बना करके इस पर विचार भी किया गया इसके बनाने में। तो इसका है कि इसका आयोग जो किस समय बना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 जो है वो 13 जून 2005 को भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी स्थापना, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी। और इस आयोग का बहुत निम्नलिखित क्षेत्र है, जो कि पहला क्षेत्र इसका है कि ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था को विश्व में विशेष स्थान दिलाना। इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था कि ज्ञान पर आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसका विशेष स्थान दिलाना, उसको और आगे बढ़ाना। और इसका कार्य क्षेत्र था आयोग का कि इस अर्थव्यवस्था में सुधार करना, जो अर्थव्यवस्था है विश्व स्तर की, उसमें और सुधार करना पहले की अपेक्षा। और इसकी जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीतियों का निर्धारण करना। एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का एक क्षेत्र था, जो 2005 के ज्ञान आयोग था उसका एक क्षेत्र था। ये कार्य इस क्षेत्र में इनको करना है। उसके बाद है कि आयोग के कितने सदस्य थे। तो सदस्यों की संख्या आयोग के थे, ये लोग 6 सदस्य थे। आयोग के सदस्य थे कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। आयोग के 6 सदस्य थे। तो 6 में इन लोग का नाम क्या था? तो इन लोगों में जो इसके अध्यक्ष 6 सदस्य में, तो अध्यक्ष का नाम था सम्पोट्रेडा। ये सम्पोट्रेडा जो थे इसके चेयरमैन थे। और दूसरे सदस्य जो अशोक गांगुली थे, गांगुली कारपोरेट लीडर थे, इसके सदस्य थे। उसके बाद थे नंदन नीलकानी थे, ये भी इसके सदस्य थे, इस आयोग के। फिर डॉक्टर दीपक नायर भी इसके सदस्य, जो कि बीसी थे, बीसी चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थे, ये भी इसके सदस्य थे। उसके बाद डॉक्टर ज्योति थी रामाडोरी जो थी, ये भी इसके सदस्य थे। फिर डॉक्टर प्रोफेसर बलराम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर के थे। तो ये लोग इसको 6 सदस्य थे, एक इसके अध्यक्ष थे। इससे इन लोगों को इसके द्वारा ही इस आयोग का गठन किया गया था, इतने लोगों से। फिर इस आयोग का ये संगठन बना, ये आयोग के लोग सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे। उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का एक संगठन बना। इनके संगठन में, क्योंकि ये योजना जो थी प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई थी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग योजना, तो इसको प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई थी योजना थी। इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के बाद इसकी योजना आयोग को बनाया गया था। फिर इसके मंत्री था, राज्य के ही लोग इसको चलाते थे मिलके। फिर इसके 6 सदस्य थे। सदस्यों के बाद फिर इसके सहायक कर्मचारी थे, कुछ जो सहायक कर्मचारी थे ज्ञान आयोग के, इसके सहायक कर्मचारी थे। सहायक कर्मचारियों की जो नियुक्ति करता था वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो नियुक्त कार्यकारी प्रबंधक होते थे, वही सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। और ये जो सहायक कर्मचारी होते थे, तकनीकी क्षेत्रों के लिए इन लोगों की नियुक्ति की जाती थी, सहायक कर्मचारी की, कि वहाँ पे काम करे। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्यों द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता था। और उसके तो इनका हो गया संगठन जो है
कि किस तरह इस योजना के संगठन कौन बनाया, कौन कौन से लोग थे इसमें। इसमें ये भी दिया गया था कि इस 6 सदस्यों के अतिरिक्त जो ये लोग सदस्य थे, इनको कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। इनको अंशकालीन रूप से रखा गया था इन लोगों को, फिर इसमें परिवर्तन भी हो सकते थे। और ये सदस्यों का जो काम था, काम के लिए मतलब तकनीकी कर्मचारी थे, जिनका नेतृत्व सरकार राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। उनके कामों का प्रबंधन वही देखते थे। और ये चाहते कोई भी विषय का अगर विशेषज्ञ इनकी आवश्यकता इनको पड़ती थी तो ये क्या करते थे, उनकी सेवाएं ले सकते थे ये लोग अपना। अगर कोई विषय विशेषज्ञ है, उसका अच्छे से इनको मदद मतलब दे सकता है, इनको कुछ ज्ञान बता सकता है, तो उससे भी ये सहायता लेते थे, कर्मचारी के ही अंतर्गत। इसके बाद अगला है आप लोगों का हेडिंग है इसमें कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य क्या थे। इनके राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यविधि, इनकी क्या क्या कार्यविधियाँ थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। तो इनका ये कार्य करने का था कि ये जो मुख्य क्षेत्र था उसका ध्यान देना था, किन किन क्षेत्रों में इनको कार्य करना है, और इनको उसको पहचान करके उस क्षेत्रों के मुख्य विषयों को समझते थे कि उसे कौन कौन सा मुख्य विषय है जिस क्षेत्र में हमको काम करना है। और जो इनके कार्यदलों का गठन और कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन भी ये लोग करवाते थे। और इनका ये भी कार्य क्षेत्र था कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श भी करते थे इसकी कमेटीज़ को बनाने के लिए आपस में। और इनका कार्य क्षेत्र था कि प्रशासनिक मंत्रालयों तथा योजना आयोग के साथ भी ये अपना विचार विमर्श किया करते थे। तथा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष की ओर से अगर प्रधानमंत्री के नाम कोई पत्र भेजा जाता था तो उसकी सिफारिशों को भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में चर्चा होती थी कि क्या पत्र प्रधानमंत्री के पास भेजा गया है। और प्रधानमंत्री के नाम जो पत्र भेजा जाता था उसकी सिफारिशें उसकी सिफारिशें और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, अब वित्तीय ज़रूरतें जो हैं, उन सब पे भी ये लोग अपना संबंध दस्तावेज प्रस्तुत करते थे। और इनका था कि राज्य जो सिफारिशें थे उसको ये राज्य सरकारों तथा समाज और अन्य लोगों को तक भी पहुंचाते थे उस सबको। उसके बाद था कि ये सब योजनाएं जो थी सिफारिशें करना, इस प्रस्ताव में तालमेल बैठा करके उन पर भी अमल किया जाता था। सबसे बातचीत करके भी उनको योजनाओं में रखा जाता था। राष्ट्रीय जो ये योजना थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत के प्रधानमंत्री की ये योजना थी। ये उच्च स्तरीय सलाहकार की संस्था थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था। इस योजना का उद्देश्य ही था कि भारत को ज्ञानवान समाज बनाना था। तथा ये योजना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की योजना जो है ये अपना निम्न कार्यों को किया, जिसमें कि पहला कार्य राष्ट्रीय ज्ञान योजना का था। इसके अंतर्गत पहला था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इनका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे राष्ट्र में, देश में लोग शिक्षित हों, साक्षरता। उसके अंतर्गत इन्होंने साक्षरता मिशन का शुरुआत किया था अपने योजना में। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने देश की साक्षरता को बढ़ाने, अधिक से अधिक शिक्षित हों उनको बढ़ाने के लिए साक्षरता मिशन की स्थापना की थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में इसलिए की गई थी कि 15 से 35 वर्ष के लोगों, जो निरक्षर लोग हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए कि 2007 तक कम से कम 75% लोगों को साक्षर बनाना था। और इस मिशन में इस मिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के द्वारा लोगों को एकत्रित करके साक्षरता को सामाजिक शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रम में शामिल करना था।
और इस पे 2001 इसके लिए 2001 में इस पे जनगणना किया गया, तो उससे पता चला कि पूरे देश में साक्षरता का स्तर जो है, जो कि 1991 में 52.21% से बढ़कर 65.38% तक पहुंच गया है, क्योंकि पहली बार निरक्षर लोगों की कुल संख्या में गिरावट आई थी। और 10 साल के बाद के बाद भी निरक्षरों की जो संख्या जो थी और घट गई, काफ़ी लोग और शिक्षित हुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जो इसके अंतर्गत कुछ निरक्षरों के द्वारा कुछ विसंगतियां भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली, जिसमें कि जाति और लिंग आदि के कारण भी विभिन्नता दिखाई पड़ी शिक्षा के स्तर में। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में बहुत से इसके जो निरक्षरता के कारण बहुत सी विसंगतियां दिखाई पड़ रही थीं, और कुछ क्षेत्रों में निरक्षरता और कुछ क्षेत्रों में जाति और लिंग के कारण भी विभिन्नता बनी हुई थी। इतना ही नहीं, निरक्षर लोगों की कुल संख्या अब भी बहुत ज़्यादा थी, और ज्ञान वाले समाज के लक्ष्य की ओर कोई भी देश इतना विशाल दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसके विषय में अपने विचार व्यक्त किया। राष्ट्रीय साक्षरता के विषय में ज्ञान आयोग ने अपने विचार व्यक्त किए थे किया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है, इसका दोबारा जांच किया जाए, और जो साक्षरता कार्यक्रम है इसमें कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा प्रदान करके लोगों को साक्षर बनाया जाए, तथा सामग्री का विकास किया जाए और प्रशिक्षण दिया जाए। उनको शिक्षा से संबंधित सामग्री का विकास करते हुए उनको प्रशिक्षण दिया जाए। साक्षरता में अभिनव सिद्धांतों और प्रयासों के लिए नए विचार प्रस्तुत किए जाएं, तथा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के साथ समकक्षता उत्पन्न की जाए। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने कुछ विषयों पर अपने विचार प्रकट किए थे साक्षरता के संबंध में। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है स्कूली शिक्षा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने स्कूली शिक्षा के विषय में कहा कि स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए हम आवश्यक है कि हम ज्ञानवान समाज की नींव डालें। भारत को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाना था। इसके लिए समाज के हर वर्ग के बच्चों को सशक्त और मजबूत बनाना था। स्कूली शिक्षा के लिए उनका ज्ञान आयोग का एक कार्यक्रम था। उसके बाद इसकी स्कूली शिक्षा पे ज्ञान आयोग ने जो अपने विचार प्रकट किया रखा है, वह इस प्रकार विचार उनका था स्कूल के क्षेत्र में कि केंद्रीय समर्थन और केंद्रीय कानून व्यवस्था बनाना स्कूली शिक्षा के लिए, और विधेयक के लिए समय सीमा और वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था करना, पैसे के प्रावधान की स्कूलों के लिए व्यवस्था करना, और सबको समान स्कूल व्यवस्था मतलब समान शिक्षा समान अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा और निजी स्कूलों की जिम्मेदारी का भी बढ़ाना था, ध्यान रखना था, और शिक्षा के सभी स्तरों का ध्यान रखना था। इनका सबके लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क करनी थी। तो ये सब व्यवस्थाएं स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना ध्यान दिया था। उसके बाद इन्होंने स्कूली शिक्षा के बाद साक्षरता मिशन, फिर स्कूली शिक्षा, उसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने व्यावसायिक शिक्षा के विषय में कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के बाद इंटर के बाद जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने बच्चे जाते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो इनका था कि हमारी जो भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं है, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधार के लिए इन्होंने कहा कि विद्यालयों में तकनीशियन और अन्य कुशल कारीगर
और दस्तकार तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए इन्होंने अपने विचार रखे तथा कहे इससे इन लोगों को मिल कुशल कारीगरों की मांग बढ़ गई है, लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो इनको शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न कौशलों के द्वारा इनको ये सब की शिक्षा बच्चों को माध्यमिक स्तर में प्रदान किया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई कार्य कर सकें और कोई भी कार्य बच्चे कर सकते। इसके पे उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पे एक मॉडल बनाना है जो कि लचीला हो और अस्थायी रूप से वो सबको प्राप्त हो सके, सब लोग उसको कर सके। इसको ध्यान में रख करके उन्होंने कुछ विचार प्रकट किए, अपने बताए कि ये चीज़ें होनी चाहिए व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। तो कहा कि जो इस समय जो भी मौजूद संस्थाएं हैं उनके ढांचे को और मजबूत बनाना चाहिए तथा उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक ढांचा तैयार करना चाहिए, जिससे कि लोग सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी से कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। दूरस्थ शिक्षा स्थानीय आवश्यकताओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक मॉडल बनाया था शिक्षा देने की, व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए। और कहे थे कि कुशल कारीगरों की जो बढ़ती मांग को पूरा करना है, इसके लिए इनको श्रमिकों की व्यवस्था करना तथा औपचारिक तथा औपचारिक शिक्षा में भी इनको प्रशिक्षण देना था व्यावसायिक क्षेत्र का। और इनका उद्देश्य था कि व्यावसायिक शिक्षा को हाथ की मजदूरी से करने वालों को लोग हे की दृष्टि से देखते हैं। तो इस हाथ की मजदूरी करने वाले से हे की दृष्टि से देखते हैं। तो इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए देश में इसकी छवि और अच्छी बनाई जाए कि और अच्छे से लोग मजदूरी करें, लेकिन तो लोग उसको हे की दृष्टि से न देखें। तो इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उसने अपने विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट आयोग ने किया था। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के विषय में कहा कि उच्च शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जब बच्चे सेकेंडरी मतलब माध्यमिक स्कूल को शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उच्च शिक्षा में जाते हैं तो उनका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें कहा गया था कि सतत बढ़ना होगा। इनका अर्थ था कि अगले 5 वर्ष के भीतर उच्च शिक्षा का दायरा जो है दुगने से भी अधिक फैलाना होगा और बढ़ाना होगा। इसके क्वालिटी में सुधार करनी होगी, इसकी कमजोरियों को दूर करना होगा। उच्च शिक्षा के इनका दायरा और बढ़ाना होगा, जिससे कि शिक्षा का स्तर और ऊंचा उठे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति समाज में निकल अधिक बुद्धिमान हो, ज्ञानवान बुद्धिमान तो हो ही उनका ज्ञान के क्षेत्र में ऊंचा, और लेकिन तो वे अपनी आवश्यकताओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, और उच्च शिक्षा जो हो ऐसी हो जो कि सभी वर्गों को प्राप्त हो, आसानी से सभी वर्ग जो हो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ऐसी उच्च शिक्षा की व्यवस्था, उच्च शिक्षा में ऐसी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। इसके विषय में आयोग ने अपने विचार रखा कि क्या क्या होना चाहिए कि उच्च शिक्षा की क्वालिटी बढ़ेगी, गुणात्मक संख्या और मात्रात्मक दोनों में वृद्धि होगी। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा की मात्रा क्वालिटी से जुड़े व्यवस्था संबंधी मुद्दों से था कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इसको ध्यान में रख के बनाया जाए। और उच्च शिक्षा की सुलभता जो है ये सभी वर्गों को, उच्च शिक्षा की सुलभता सभी वर्गों को प्राप्त हो उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था के लिए कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। और विश्वविद्यालयों को संस्थागत ढांचे में भी डालना चाहता। पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं आदि की भी व्यवस्था अच्छे से सुचारू रूप से करने के लिए कहा गया था।
जो प्रशासनिक कार्य का संचालन करते थे उसकी भी व्यवस्था में परिवर्तन करके उसको भी अच्छे से उच्च शिक्षा की व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए कहा गया था। तो इन्होंने राष्ट्रीय ज्ञान पाठ्यचर्या 2005 में इन्होंने अपने ढांचे में ये कहा कि इसकी उच्च शिक्षा में तो उच्च शिक्षा में के लिए उन्होंने कहा उच्च शिक्षा की 2015 तक कम से कम 15% तक इसमें और भी इसकी संख्या को बढ़ाना है, इसकी गुणवत्ता को सुधार करके इसके 5 वर्ष के भीतर इसकी दायरा को और उच्च शिक्षा को बढ़ाना है, जिससे कि हमारे समाज में एक बुद्धिमान व्यक्ति उत्पन्न हो सके जो कि अपनी आवश्यक चीज़ों अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसके लिए उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम तय करना था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बाद। अब इसके बाद अगला पॉइंट कल बताया जाएगा। चलो।